देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो वेग स्थिरांक की इकाइयाँ। जैसे कोई रासायनिक समीकरण होता है, उसका वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता दिया था, है ना। तो इसी प्रकार अब हम वो जो वेग स्थिरांक आता है उसकी इकाइयाँ निकालना सीखेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन है बच्चों, कौन सी है ये, मान लेते हैं आर एरो पी। ठीक, इधर देखो बच्चों, ये एक रिएक्शन है, ये आपका अभिकारक है, अभिकारक से ये आपका उत्पाद बन रहा है। तो अगर इसका हम वेग निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकलता है कि जो वेग होता है, वेग जो होता है बच्चों, वो हमने आपको समझाया था कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है उस अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी वेग प्रोपोर्शनल इसका सांद्रता आर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब बच्चों देखो, जब वेग जो है प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, और वो नियतांक जो होता है k होता है, और इसी नियतांक को हम वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पे आप अगर देखोगे उसके ऊपर जो घात है, हम मान लेते हैं इसके ऊपर जो घात है वो कितनी है, x है। कितनी है? x। ठीक है, ये प्रायोगिक घातें होती हैं। कैसी? प्रैक्टिकली घातें होती हैं इनको। और एक जो आपका वैसे होता है समीकरण में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक है, ठीक है, तो ये एक का मान होगा। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अगर अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं तो उन अभिकारकों में जो प्रायोगिक घातें होती हैं उन्हीं का जोड़ तो होता है अभिक्रिया की कोटि। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अभिकारक कितना है? एक। यहाँ पे अभिकारक कितना है? एक है। अभिकारक एक है कि नहीं? अरे भाई, यही रिएक्शन अगर ऐसी वाली होती, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, तो इसी का अगर हम लिखते हैं तो क्या आता, वेग बराबर के ए और बी आता कि नहीं ऐसे। और इसके ऊपर हम घात लिख देते हैं यक्स, और इसके ऊपर लिख देते हैं वाई। और ये यक्स प्लस वाई जो एन बराबर होता है यक्स प्लस वाई, यही तो कोटि होती है। समझाया था ना आपको? अच्छा, तो यहाँ पे तो केवल एक्स है, तो यक्स का मान जितना होगा वही तो उसकी कोटि होगी। अगर वाई होता तभी जोड़ करके बताते कोटि, लेकिन यहाँ पे कोटि यक्स का जो है वही कोटि होगी, जो यक्स है वही कोटि है। भाई वाई है ही नहीं, जब दूसरा विकारक है ही नहीं, तो यहाँ पे यक्स जो है वही कोटि होगा। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेग बराबर के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो बच्चों, ये घटता है ना तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगता है ना, इसको भी लगा लेना क्योंकि घट रहा है ना, तो माइनस। तो वेग बराबर के आर, और यक्स की जगह अगर हम एन लिख दें तो कोई गलत होगा क्या? नहीं भाई, एन ही कोटि होगी इसकी। ठीक, क्लियर? बात समझ पाए? अच्छा, तो यहाँ से इसी समीकरण के द्वारा अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अभिक्रिया जो होती है उसका जो वेग स्थिरांक है, यही तो होता है वेग स्थिरांक, यही तो होता है वेग स्थिरांक। अब इसी का हम मात्रक निकालेंगे, इकाई निकालेंगे। तो अब के बराबर अगर निकालें बच्चों, यहाँ से देखो के बराबर अगर निकालोगे आप तो के बराबर क्या आ जाएगा, वेग बटे आर की पावर एन, यानी ये एन क्या है, कोटि है। क्या है? कोटि। अब देखो एक चीज़ और देख लो बच्चों, यहाँ माइनस हम नहीं लेंगे, क्या? क्योंकि हम मात्रक निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? मात्रक, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। तो के बराबर वेग बटे आर की पावर एन आ जाएगा कि नहीं? आ गया। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे, यहाँ एन है एन, तो एन बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है। अगर n बराबर 1 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, n बराबर 2 होगा तो द्वितीय कोटि की, n बराबर 3 तो तृतीय कोटि की। तो अब हम निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो प्रथम कोटि का n कह रहे हैं ना, तो n बराबर कितना होगा बच्चों? 1। तो यानी प्रथम कोटि में n बराबर 1 होता है कि नहीं? तो अब इसको लिखेंगे सूत्र को, तो क्या आ जाएगा, k बराबर वेग बटे r, और n की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं? अब अच्छा, ऊपर वेग है, तो वेग जो होता है बच्चों, वेग हमने क्या बताया था, यहाँ पे वेग जो होगा अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि एकांक समय में सांद्रता कितनी कम हो रही है। वेग क्या होता है, एकांक समय में कितनी सांद्रता कम हो रही है, यही तो होता है। देखो यहाँ अभिकारक है, तो कितने एकांक समय में, अगर 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड में कितना ये अभिकारक बन जा रहा है, सॉरी उत्पाद बन जा रहा है। एकांक समय में, दिए गए समय में कितना
उत्पाद बन जा रहा है। तो यानी अभिक्रिया जो वेग होगा, वेग का आप लिखोगे मात्रक तो होगा सांद्रता बटे समय। क्या होगा यहाँ पे मात्रक? सांद्रता बटे समय। यानी एकांक समय में कितनी सांद्रता परिवर्तित हो जा रही है वही तो होगा। तो यानी यहाँ पे मात्रक होगा वेग का बच्चों क्या होगा? बराबर ये होगा सांद्रता बटे समय। अच्छा, अब बटे, अब ये आर है, आर क्या है? तो आर क्या है बच्चों? अभिकारक, अभिकारक है ना। और अभिकारक को काय में व्यक्त करेंगे? तो अभिकारक को भी हम सांद्रता के पदों में व्यक्त करेंगे। तो ये भी आ जाएगा सांद्रता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वेग को हमने काय में बदल किया? सांद्रता बटे समय। और अभिकारक है ये ना, तो अभिकारक को काय में बदलेंगे? सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता ये तो होगी, ठीक। अच्छा, अब फिर क्या करेंगे बच्चों? अब देखो यहाँ पे, तो ये वाला सांद्रता ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा सांद्रता बटे, देख मिनट, देखो ये वाला सांद्रता ऊपर चला जाएगा ना, एक मिनट, ऊपर नहीं जाएगा, कट जाएगा ये सीधा, ठीक है। तो सांद्रता बटे सांद्रता कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, इसे सांद्रता बटे सांद्रता कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा सांद्रता बटे सांद्रता, तो तुम्हारा बच्चों क्या आ जाएगा? 1 बटे समय। क्या आ जाएगा? 1 बटे समय आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो 1 बटे समय का मात्रक होगा 1 बटे सेकंड, होगा कि नहीं? और 1 बटे सेकंड को उठा करके ऊपर ले जाए तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब 0। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो आपका वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। क्या होता है मात्रक? सेकेंड इनवर्स। अब ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख दी है। अब हम शून्य कोटि की भी तो अभिक्रिया होती है, उससे पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं। अब शून्य कोटि की भी तो अभिक्रिया होती है, तो अब हम निकालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। क्या निकालेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, ठीक है बच्चों। अब शून्य कोटि जो है उसके अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे, तो शून्य कोटि इसके लिए निकालेंगे। अब शून्य कोटि के लिए निकालेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो शून्य कोटि में n बराबर कितना आएगा बताओ भाई? n बराबर 0 आएगा। आएगा कि नहीं? अब फिर इसी सूत्र में रखेंगे, इसी सूत्र में, इसमें इसी की सहायता से हम चूँकि मात्रा निकाल पा रहे हैं, अब फिर से इसी सूत्र में रखेंगे। तो n बराबर जब 0 आएगा, देखो बच्चों ध्यान से, तो ये तुम्हारा k बराबर वेग बटे r और n के मान हो गया 0, n का मान हो गया 0। तो यहाँ पे निकालेंगे वेग का मात्रक अभी हमने आपको बताया क्या होता है? सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय। और ये देखो नीचे क्या है बच्चों? r की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों? तो 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने 1 है। अब फिर क्या करेंगे? देखो सांद्रता जो होता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की विलियन चैप्टर में बहुत सारी इकाई पढ़ी थी, बहुत सी पढ़ी थी नहीं विलियन चैप्टर में, लेकिन एक वो हमें यहाँ पे कौन सी इकाई याद रखना है? मोल प्रति सेकंड वाली। कौन सी याद रखना है? मोल प्रति सेकंड वाली। यानी सांद्रता की इकाई क्या होगी? मोल प्रति का मतलब होता है बटे सेकेंड, मोल प्रति सेकेंड, ठीक है। एक सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति सेकेंड। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, हाँ, सांद्रता की इकाई बच्चों जो होती है यहाँ पे वो होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है बच्चों? ये याद कर लेना। सांद्रता की इकाई क्या होती है? कहाँ कर दिया हमने ये समय तो ऐसे ही रहेगा, ये होगा मोल प्रति लीटर। अब देखो बच्चों बटे में समय है ना, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है ना। अब मोल प्रति लीटर जो है अब बटे सेकेंड है। अब देखो बच्चों इसको बटे 1 कर देंगे तो अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा, तो इसका आएगा मात्रक मोल, अब बटे में लीटर इंटू सेकेंड आएगा कि नहीं? अब इसको सबको अगर उठा के ऊपर ले जाए तो इसका मात्रक क्या आएगा? मोल, ठीक है। और लीटर इनवर्स इतनू इंटू सेकेंड इनवर्स आएगा कि नहीं बच्चों? देखो यहाँ से ध्यान से आप लोग क्या बताया, मोल तो वैसे है, लीटर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो जब इसको ले जाएंगे तो उसके ऊपर घात -1 हो जाएगी, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो उसके ऊपर भी घात -1 हो जाएगी। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका
जो मात्रक होता है वेग स्थिरांक का वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब ये शून्य कोटि, ये तो किसका हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, और ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का। अब हम निकालेंगे, जीरो का निकल आया और प्रथम का निकल आया। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, द्वितीय कोटि का। तो द्वितीय कोटि का निकाल लो भैया, मोल प्रति मीटर में तो होता है। अब देख लेते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 2 होगा, और जब n बराबर 2 होगा तो भाई इसी सूत्र में रखते हैं n बराबर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा k बराबर वेग बटे r की पावर n। n का मान कितना है, 2, सॉरी जीरो नहीं 2 है। अब क्या करेंगे इसको, अब वेग लिखेंगे। तो वेग का भी हमने आपको बताया क्या है बच्चों, मात्रक सांद्रता बटे समय, बटे समय। अब बटे में क्या आएगा, तो फिर सांद्रता आएगा, इसका मात्रक सांद्रता आएगा ना। ये देखो अभिकारक है, अभिकारक का मात्रक यहाँ पे सांद्रता ही तो होगा, सांद्रता ही लिखेंगे। तो बटे सांद्रता, इसका पूरा क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब बच्चों आप चाहो तो ऐसे ही काट लो, देखो इसको ऐसे करेंगे, बटे 1 आ जाएगा, है ना। ये एक ऊपर गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, तो हो जाएगा सांद्रता। ठीक है, अब बटे समय गुणा सांद्रता का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये सांद्रता से स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना। अरे एक के सांद्रता बचेगी। अब आगे देखेंगे, अब क्या आएगा, 1 अपान समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड लिख दोगे, गुणा सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल और प्रति लीटर, यही तो होता है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, अब ये लीटर जाएगा ऊपर, लीटर ऊपर जाएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लीटर बटे सेकेंड इंटू मोल, आएगा कि नहीं। अब इनको भी उठा के ऊपर ले जाओ, तो आ जाएगा लीटर गुणा सेकेंड इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। और अगर इसको अच्छे से लिख दो तो ऐसे आ जाएगा, मोल इनवर्स, मोल को पहले ले आओ, इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स। तो ये मात्रक तुम्हारा जो निकल के आएगा किसका है बच्चों, ठीक है। हाँ, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक ये होता है। तो प्रथम कोटि का देखो ये होता है, शून्य कोटि का ये होता है, द्वितीय कोटि का ये होता है, और तृतीय कोटि का अगर निकालना है तब तुम्हें यहाँ n बराबर 3 रख देना है। चतुर्थ कोटि की निकालना है तो n बराबर 4 रख देना है, निकाल लोगे वैसे। तो बस ये 3 आपको याद रखना है, आप इनको एक चार्ट बना करके बिल्कुल याद कर लो। ये वाला शून्य कोटि का है, ये वाला प्रथम कोटि का है, और ये वाला द्वितीय कोटि का है। नोट कर लो बच्चों। तो देखेंगे आप बच्चों, हम अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो हम अभिक्रिया की कोटि निकालना सीख गए। अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो क्या होती है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अभिकारक जो होते हैं, जब हम कोई अभिक्रिया है, अगर उसका हम वेग व्यंजक लिख दें, वेग व्यंजक लिखने के बाद उसके अभिकारकों के ऊपर जो प्रायोगिक घातें होती हैं उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने पे जो मान आता है वो कोटि होता है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, तो कोई भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक, जितने अभिकारक क्रिया में भाग लेते हैं, बात नहीं समझ पा रहे हो, उन्हें हम उनकी कोटि कह देते हैं। बस जैसे ये रिएक्शन देखो, इसमें अगर आप देखोगे कितने अभिकारक हैं, एक है तो है, ये पूरा एक अभिकारक है। अब रिएक्शन में भाग कौन ले रहा है, यही तो ले रहा है। तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, इसका आणविकता कितनी होगी, एक। कोटि अलग हो सकती है, हमने ये क्या, ये नहीं होगी, ये नहीं कहा, कोटि अलग हो सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं अभिकारक, दो HI 2 है ना। अब ये मिल करके तभी तो 2HI हुआ होगा कि नहीं, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 हैं। तो यहाँ पे अभिकारक का अभिक्रिया की जो आणविकता होगी कितनी होगी, 2। अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी, लेकिन कोटि 2 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है प्रायोगिक मान क्या आया है XY का, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें आणविकता की तो कितनी होगी, आणविकता कितनी होगी, 3। देखो यहाँ पे 2 हैं, 2 और 1 यहाँ पे है,
2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, तो 3 हुए कि नहीं। तो मतलब अगर किसी भी अभिक्रिया मान लेते हैं A + B + C + D मिल करके कुछ बना रहे हैं EF, बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर आपसे कह दे इस अभिक्रिया की आणविकता बताइए कितनी होगी, तो आणविकता कितनी होगी 1 2 3 4, मतलब जितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उसी को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जबकि कोटि क्या होती है, तो कोटि को हमें बताने के लिए बच्चों उसका हमें वेग व्यंजक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वेग व्यंजक। और जब वेग व्यंजक पता होगा तो अभिकारक के ऊपर घातें क्या चढ़ी हैं उनको जोड़ करके हम कोटि बता पाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और समझ लो कि ज़रूरी नहीं है कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि हमेशा बराबर आए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि बराबर आ जाएगी, और कभी कभी ऐसा होगा कि अलग अलग आएगी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बराबर आए। क्लियर? तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, यानी किसी भी अभिक्रिया में जो अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं, ठीक है, वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्लियर? समझ में आया ना। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी अभिक्रिया की आणविकता उस अभिक्रिया का एक गुणधर्म है, ये तो हमने बात बता दिया। आगे प्राथमिक अभिक्रिया में, ये प्राथमिक अभिक्रिया है सभी, ठीक है। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज का मतलब होता है चाहे अणु ले लो, चाहे परमाणु, चाहे आयन, ठीक। तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज का मतलब आप अणु परमाणु आयन कुछ भी ले सकते हो। भाग लेने वाले स्पीसीज के एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप, एक साथ संघट्ट, अब भाई क्रिया कब होगी? जब आपस में टक्कर करेंगे तभी तो संघट्ट होगा। संघट्ट का मतलब होता है टक्कर। संघट्ट का मतलब क्या होता है? टक्कर। और जब ये जैसे ये है HI और प्लस HI, ये आपस में संघट्ट करेंगे, टक्कर करेंगे, तभी तो ये तुम्हारा बनेगा H2 + I2। तो वही बता रहा है कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और की संख्या, किसकी संख्या? इन्हीं की स्पीसीज की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। या बिल्कुल सरल भाषा में कहें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में उन अणुओं की संख्या या उन अभिकारकों की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं को हम आणविकता कहते हैं। क्लियर? आणविकता किसी अभिक्रिया की कोटि के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। आप ऐसा हमेशा नहीं कहोगे कि किसी अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो आणविकता के बराबर होगी। जैसे ये रिएक्शन जो आपको दिखाई गई हैं, इनकी अगर देखा जाए तो इसकी कोटि कितनी है, सॉरी आणविकता कितनी है? 1। इसकी कोटि भी 1 होगी। इसकी आणविकता कितनी है? 2। इसकी कोटि भी 2 होगी। इसकी आणविकता कितनी है? 3। इसकी कोटि भी 3 होगी। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं जिसकी आणविकता अलग होगी लेकिन कोटि अलग होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब इसे आप नोट कर लो।